हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में। आज फिर से हम बिहार दरोगा ओपन टेस्ट 6 का डिस्कशन लेकर आए हैं। आपको फिर से ओपन टेस्ट 6 का 1 से लेकर 100 तक 1 से 100 तक का फुल डिस्कशन किया जा रहा है। आप सब देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को। चलिए चलते हैं आप पहला क्वेश्चन की तरफ से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं डिस्कशन। ओपन टेस्ट 6 का है। चलिए देखते हैं। बिहार पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी की बात करते हैं तो पुनपुन नदी बिहार के फतुहा के पास में आके गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा के पास में आके गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी की अगर बात करें तो पुनपुन नदी आपको झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलकर आपको गंगा के में आके फतुहा के पास मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं दानापुर के पास में आपको सोन नदी आपको गंगा में मिल जाती है। दानापुर के पास में आपको सोन नदी आके गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलती है और आपको बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर गंगा नदी की और अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी आपकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर है। पटना गंगा नदी और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ है। बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ भी आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फतुहा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष किए थे? हेनसोंग पाटलिपुत्र की यात्रा आपको 637 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हेनसोंग पाटलिपुत्र की यात्रा 637 में किए थे। हेनसोंग की अगर बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ये 630 से 645 ईस्वी तक भारत में रहे थे। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। आपको नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में। ये 630 से 645। इनकी पुस्तक का नाम है CU की। हेनसोंग की पुस्तक का नाम CU की है। 630 से लेकर 645 तक भारत में रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 637। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी की अगर हम बात करते हैं तो ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती आपको जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपको हजारीबाग जेल से भाग गए थे। हजारीबाग जेल से आपको दीपावली के दिन भाग गए थे। आगे अगर हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण में सबसे पहले गांधी जी भारत में सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले गांधी जी 1917 में चंपारण से किए थे। चंपारण भागलपुर की अगर हम बात करते हैं तो भागलपुर में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिलेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 हो जाएगा, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको मिलान करना है कौन सा युग्म सही नहीं है।
देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? बिरजू महाराज कत्थक से सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से सही है, जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं है, जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन तबला से, अमजद अली खान सरोद से, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर हम बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां का बिहार के डुमरांव गांव में, डुमरांव गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये शहनाई वादक थे। अगर हम बिरजू महाराज की बात करते हैं तो ये कथक से संबंधित है। ये लखनऊ घराना से है, लखनऊ घराना से इनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था। अमजद अली खान सरोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 5 का देखते हैं। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य संबंधित है? भटियाली आपको लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से मिलेगा। भटियाली लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में डुगलू कुनीथा यहाँ का लोक नृत्य है, डुगलू कुनीथा। अगर केरल की हम बात करते हैं तो केरल में आपको मिलेगा केरल में मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो रामायण और महाभारत का चित्र बनाए गए हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बोरोबुदुर का मंदिर। अगर हम अंकोर वाट मंदिर की बात करते हैं तो ये कंबोडिया में है, बोरोबुदुर अंकोर वाट मंदिर कहाँ? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय कराए थे। अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिक से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, डाकघर से है। डाकघर में वितरण धारक से संबंधित है, वितरण धारक को संबंधित है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है। प्रोजेक्ट एरो का शुरुआत जो हुआ था 2008 ईस्वी में हुआ था। प्रोजेक्ट एरो का शुरुआत 2008 ईस्वी में हुआ था, वितरण धारक से संबंधित है। अगर सड़क परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन में भारत का स्थान दूसरा नंबर पे है और प्रथम स्थान पे यूएसए, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रथम स्थान पे, भारत दूसरा स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये शीर्षक जो है अनुपम खेर का है। ये 2011 में आया था, अनुपम खेर द्वारा 2011 में आया था। ये दैनिक जीवन से संबंधित पुस्तक है, दैनिक जीवन से संबंधित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपको 2 नंबर हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अगर सेंटियागो की राजधानी, ये सेंटियागो आपको चिली की राजधानी मिलेगा, चिली की राजधानी सेंटियागो। लीमा आपको पेरू की राजधानी हो जाएगा, पेरू की राजधानी लीमा। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्यूर्ड। इसका आपको 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फेमस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए पैलेस वेयर फाइट ऑफ इवेंट टेक पैलेस इज कॉल्ड, किसको बोला जाता है? तो आपको एरिना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 का 1। 12, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। आपको इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 12 का।
देख लेते हैं। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1900, ये 19 हो जाएगा, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपको सांप्रदायिक, आपको प्रांतीय में द्वैत शासन, 1 का 3 हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मिर्ले मांटो सुधार आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें आपको 2 हो जाएगा, सती प्रथा का अंत। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 में आपको हो जाएगा, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 1 का 3, 2 का 1, 1 3 2 1 3 4 3 4 2 4 2 और 5 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से नामित किया गया? 2024-25 के लिए अखिल भारतीय ने किसे सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से मिला है? तो सौम्या, ऑप्शन नंबर 3, सौम्या गुगुलोथ, सौम्या गुगुलोथ को अंतरराष्ट्रीय आपको पुरस्कार से मिला है। और आपको अगर पुरुष फुटबॉलर की बात करें, ये महिला है, पुरुष फुटबॉलर की बात करते हैं, पुरुष फुटबॉलर में आशीष, आपको पुरुष फुटबॉलर शुभाशीष, पुरुष फुटबॉलर में मिलेंगे शुभाशीष, शुभाशीष, शुभाशीष ये मोहन बगान के खिलाड़ी, मोहन बगान की तरफ से खेलते हैं, और ये आपको बंगाल की तरफ से खेलते हैं, बंगाल। सौम्या गुकुलोथ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पुरुष में आपको शुभाशीष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2022 के पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो आपको 129 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनका जन्म आपको बनारस में हुआ था, इनका जन्म आपको बनारस में हुआ था, और मृत्यु 129 वर्ष की आयु में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां रखा गया है? डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां रखा गया? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 15 का है, देख लेते हैं। चलिए, एआई डेटा सेंटर की आधारशिला कहां रखा गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करते हैं तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णु देव राय हैं, विष्णु देव राय छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ में आपको आधारशिला रखा गया एआई डेटा सेंटर का। ये जो रैक बैंक द्वारा विकसित किया जाएगा, ये रैक बैंक द्वारा विकसित किया गया है। लगभग 1000 करोड़ रुपया इसमें खर्च है, 1000 करोड़ रुपया के लागत से रैक बैंक द्वारा विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन आपको गोवा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गोवा में। अगर सिर्फ यात्रा महोत्सव की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, यात्रा पश्चिम बंगाल में होता है, लहराई यात्रा गोवा में होता है। अगर गोवा की बात करते हैं, प्रमोद सावंत यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत। सिक्किम की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिक्किम की स्थापना 1975, सिक्किम की स्थापना हुआ है 1975 में। गोवा की स्थापना आपको 1987, गोवा की स्थापना उत्तराखंड का आपको 2000 ईस्वी में, 9 नवंबर 2000। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो 1963, नागालैंड 1963, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 17 का देख लें, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई कितना है? ये बढ़ा करके कितना हो गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 11,098.81 किलोमीटर। ये 75 16.6 से बढ़ के हो गया है 11,098.81। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देश के पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध
किससे है? अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। अगर चीता की बात करते हैं तो चीता आपको 2022 में भारत में लाया गया था नामीबिया से लाया गया था। आपको रखा गया था कूनू नेशनल पार्क में, कूनू नेशनल पार्क में रखा गया, कूनू नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में। कूनू नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये 2022 में नामीबिया से आया था। अगर 2023 का बात करते हैं, 2023 में आपको दक्षिण अफ्रीका से आया था, दक्षिण अफ्रीका से यही कूनो नेशनल पार्क में भी रखा गया था, ये भी कूनो में रखा गया था। तो कूनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के आपको 10वें चांसलर बने हैं लॉरेंज, जर्मनी के 10वें फेडरिक और मर्ज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जर्मनी के 10वें चांसलर फेडरिक मर्ज हो जाएगा। अगर हम 19 के जर्मनी का राजधानी की बात करते हैं तो बर्लिन, जर्मनी की राजधानी कहाँ? बर्लिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपको हो जाएगा न्यू दिल्ली में। आपका ये न्यू दिल्ली, ये जो उद्घाटन हुआ ये 12वां संस्करण है, ये 12वां संस्करण न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये 2025 में। अगर हम अंतरिक्ष केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये आपको विज्ञान अंतरिक्ष विभाग के मंत्री हैं, विज्ञान अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं, विज्ञान अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं। अगर अंतरिक्ष की हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष दिवस आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने विकसित किया गया है? ज्योति योजना की अगर हम बात करते हैं तो केरल में विकसित किया जा रहा है। केरल की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो त्रिवेंद्रपुरम भी बोल सकते हैं, त्रिवेंद्रम। आपका केरल के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री अगर आप बात करें पिनराई विजयन। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपको देवेंद्र फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष ओपन में इटालियन ओपन का खिताब आपको कार्लो अल्कराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। हराए थे आपको जैनिक सीनर को हरा करके कार्लो अल्कराज ये जीते थे इटालियन ओपन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 23 की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई E0FIR का संबंध किससे है? तो E0FIR का जो संबंध है, E0FIR का संबंध आपको साइबर वित्तीय अपराध के शिकायत से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। E0FIR में आपको आपको E0FIR में 1930 पर कॉल करके ये आप वित्तीय अपराध संबंधी शिकायत कर सकते हैं। तो ये E0FIR ऑप्शन नंबर 2 से संबंधित है। निकोसोडैन किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? निकोसोडैन आपको रोमानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं।
रोमानिया का निकोसेडेन कहाँ का, रोमानिया का राष्ट्रपति। जर्मनी के अगर हम चांसलर की बात करते हैं तो एंजेला मार्कल। मार्कल जर्मनी के अभी हैं। आगे देख लेते हैं इधर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के सुकराजिमा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? सुकराजिमा ज्वालामुखी का विस्फोट जो हुआ है ये आपका जापान के हैं। सुकराजिमा ज्वालामुखी कहाँ, जापान में भी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की अगर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया की एक ज्वालामुखी है। मलेशिया, चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ प्रकृति का अनावरण किया गया है? बौद्ध मंदिर के अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको श्रीलंका के मंदिर में, श्रीलंका में। अगर अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो आपको प्रमुख रूप से 7 गो स्तंभ मिलेगा। स्तंभ आपको मुख्य रूप से 7 स्तंभ। शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो 13 शिलालेख आपको 13वां शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का है, 261 कलिंग युद्ध। चलिए आगे देख लें। अगर नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगर नेपाल के संसद का नाम, अगर संसद आपको राष्ट्रीय पंचायत। आपको अगर मालदीव की बात करते हैं तो राजधानी माले हो जाएगा। अगर मालदीव की मुद्रा की बात करते हैं तो रुपया। मजलिस, अगर संसद की बात करते हैं तो मजलिस संसद हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ के बारे में पूछ रहा है, कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर 4 आपका मध्य पाषाण काल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भागवत धर्म। क्वेश्चन नंबर 28, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य से है। किस अभिलेख साक्ष्य से भागवत धर्म का सर्वप्रथम? आपको बेसनगर गरुड़ स्तंभ से। बेसनगर गरुड़ स्तंभ से आपको हेलियोडोरस का ये स्तंभ है। ये किसका है? हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से संबंधित है बेसनगर स्तंभ। आपको समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का अगर बात करते हैं तो हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया था। ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया। गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख, ये सतकर्णी से संबंधित है। गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाए। धनदेव अयोध्या का अभिलेख, ये आपको धनदेव अयोध्या का अभिलेख, ये शुंग वंश से संबंधित है। धनदेव अयोध्या आपको शुंग वंश से संबंधित है। चलिए ये कहां से? शुंग वंश से संबंधित, शुंग वंश से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। शासन काल में आपको सजाना है। बिंबिसार आपको 544 से 492 एकदम सही है। शिशुनाग ये गलत है। काकवर्ण आपको 394 से 386, ये 86 नहीं 66 हो जाएगा। महापदनंद 344 से 321, ये सही है। ईसापूर्व है, ये सब ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। ये 460 नहीं हो जाएगा। ये 413 से 429, 413 से 429 तक संबंधित। ऑप्शन नंबर 413 से 329, सॉरी गलती हो गया। 413 से ये संबंधित है। 413 से लेकर के ये 395 तक है। 413 से
395, 413 से 395, यह है शुंग वंश का कार्यकाल, शिशुनाग का कार्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, आपको वैशाली लिच्छवी में हो जाएगा। वैशाली लिच्छवी से संबंधित है। यहीं से आपका वैशाली में ही आपको महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। मौर्य वंश के, अगर नंद वंश की बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। उसका मौर्य वंश का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो श्रीगुप्त में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म हुआ था, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको केरल में हुआ था। 507 ईसा पूर्व में आपको केरल में हुआ था। शंकराचार्य को आपको भारत के चार जगह आपको 4 गो आश्रम की स्थापना से संबंधित है। आदि शंकराचार्य जो थे, अगर आपको उत्तर में, अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर में, आपको बद्रीनाथ में श्रृंगेरी ऋषि का स्थापना किए थे। बौद्ध मठ था श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी बौद्ध मठ, ये मठ था। श्रृंगेरी मठ का स्थापना आपको बद्रीनाथ में किया गया था। ये उत्तर में हो गया। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में आपको कर्नाटक में मिलेंगे। दक्षिण के कर्नाटक में आपको ज्योतिनाथ, एक मिनट ये गलती हो गया थोड़ा, ज्योतिपीठ हो जाएगा ये। चलिए, उत्तर में आपको ज्योतिषपीठ, उत्तर में ज्योतिपीठ, आपको दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा। कर्नाटक में जो है आपको फिर आ जाएगा पूर्व में आपको उड़ीसा में मिलेंगे। उड़ीसा में ये क्या है, एक मिनट, उड़ीसा में आपको मिलेगा गोवर्धन पीठ, द्वारका पीठ, गोवर्धन पीठ, और पश्चिम में द्वारका पीठ। ये गुजरात में है, ये उड़ीसा में है, और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है, और ये उत्तराखंड में है। से आदि शंकराचार्य 4 पीठ का स्थापना किया गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो महमूद गजनी से जो पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर आपको चंदेल वंश से संबंधित है। विद्याधर आपको धन, ये भी चंदेल वंश से संबंधित है। जय शक्ति भी आपको चंदेल वंश से संबंधित है। चलिए, विद्याधर आपको खजुराहो, एक मिनट, ये कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर का खजुराहो में। कंजरिया महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो में विद्याधरी करवाए थे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी का शासक कौन था? आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी का शासक कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी का शासक आपको रामचंद्र था। ये 1296 में आक्रमण किए थे। उसी टाइम 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आपको गद्दी पर बैठे थे, उसी टाइम आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को गुरसप भी बोला जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी को गुरसफ भी बोलते हैं। रामचंद्र मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आपको मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, 1000 दिनारी भी बोला जाता है मलिक काफूर को। प्रताप रुद्रदेव, राणा रतन सिंह आपको, राणा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाए थे राणा रतन सिंह। आपको प्रताप रुद्रदेव आपको काकतीय वंश से संबंधित है, काकतीय वंश से संबंधित है प्रताप रुद्रदेव। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। रुकमुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक खां और आलम शाह, इसको कालक्रम के अनुसार से सजाना है। कौन कब आए थे? आपको क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको देख लेते हैं, कालक्रम के अनुसार से सजाना है। तो रुकमुद्दीन आपको 1336 में थे, आपको देख लेते हैं ये 1351 में गद्दी पे, फिरोज शाह 1351 में गद्दी पे बैठे थे। मुबारक खां की अगर हम बात करते हैं 1316 में गद्दी पे बैठे थे। आलम शाह की अगर हम बात करते हैं तो 1445 में। अब इसको सजा लेना है। रुकमुद्दीन 1336, 1351, 1316 और 1445, पहले 2, उसके बाद 1, 2, 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विजयनगर के उसके क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विजयनगर के उसके पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को गोवा से छीना था। तो बहमनी को जो गोवा से छीना था हरिहर द्वितीय छीना था। अगर विजयनगर की हम बात करते हैं तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का किए थे, हरिहर और बुक्का, ये 1336 ईस्वी में। कब किए थे? ये 1336 ईस्वी में किया था, हरिहर एवं बुक्का। आगे देख लेते हैं, 36 का निम्नलिखित युद्धों में से सही कर्म कांड के अनुसार से चुनना है। सजाना आपको मिलान करना है युद्ध के में। देख लेते हैं, निम्नलिखित युद्धों में सही कालक्रम, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, असीरगढ़ का युद्ध आपको 1601 में हुआ था। ये आपको सजा लेना, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, ये हो जाएगा। असीरगढ़, अगर हम पानीपत का तृतीय युद्ध का बात करते हैं तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तराइन का अगर हम द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और आपको पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज। असीरगढ़ का अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो अकबर और अहमद शाह, अकबर और बहादुर शाह के बीच में हुआ था, बहादुर शाह के बीच में हुआ था। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों को समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, जीएस वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट सहानुभूति टिप्पणियां की थी? किस केस में आपको सहानुभूति टिप्पणियां की थी? तो मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र की केस की बात करते हैं तो 1929 में ये हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। अगर हम लाहौर से मुकदमा की बात करते हैं तो ये 1915 में हुआ था। आईएनए पे मुकदमा हुआ था 1945 से 46 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या नाम है? मार्टिन लूथर द्वारा जो चलाए गए आंदोलन का नाम है 4 नंबर
प्रोटेस्टेंट, ये आपको मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए अभियान का नाम है। आगे देख लीजिए 39 में पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन के ऑप्शन नंबर 2 क्लीमेंसो ने किए थे। क्लीमेंसो आपको पेरिस शांति सम्मेलन, ये उस टाइम फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के पीएम प्रधानमंत्री थे। आपको पेरिस शांति सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो 1919 से 20 के आसपास में हुआ था, 1919-20 में हुआ था। आगे देख लेते हैं दिए गए 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए कोट में सहायता से बंगाल में अधोलिखित शासक का आपको सजाना है। बंगाल के शासक आपको सजाना है सुजाउद्दीन। सबसे पहले सुजाउद्दीन का देख लेते हैं। ये 1727 से 39 तक, सुजाउद्दीन कब से कब तक है, कहा गया, 1727 से 39, 1727 से 39। मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करते हैं तो ये 1713 से 1727, 1713 से 1727। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए सरफराज की अगर हम बात करते हैं, सरफराज आपको 39 से 40, 1739 से 40। और अलीवर्दी खां की अगर हम बात करते हैं तो 1740 से 56। अब आपको सजा लें 56, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद सरफराज, उससे पहले 3 हो जाएगा, 3 4 दोनों में है। और इधर क्या था, ये साइड में सहाउद्दीन, ये दोनों में पहले हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां हो जाएगा 13 से 27, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2 1 3 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास किए थे, सिखों के चौथे गुरु, ये चौथे गुरु थे, इन्होंने ही आपको अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। आपको अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब, इनका जन्म 1666 में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 में, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। अगर गुरु नानक की बात करते हैं तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 तलवंडी में हुआ था। तलवंडी अभी वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पड़ता है। गुरु तेग बहादुर की अगर ये सिख धर्म के पहले गुरु और गुरु सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु तेग बहादुर की अगर हम बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर आपको सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था, इनकी हत्या औरंगजेब दिल्ली में करवा दिया था, औरंगजेब ने करवाया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आपको आगे मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 42 का। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। इलाहाबाद की संधि 1765। मंगलौर की संधि की अगर हम बात करते हैं, मंगलौर की संधि हुआ था, सालाबाई की संधि 1782। मद्रास की संधि आपको हुआ था 1769। अब मंगलौर की संधि आपको हो जाएगा 1784। मद्रास संधि 1769 देख लेते हैं। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1, 1 4 2 2 3 1, 1 4 2 2 3 1 3, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि की अगर हम बात करते हैं, इलाहाबाद की संधि आपको अंग्रेज और बहादुर शाह जफर के बीच में हुआ था। बहादुर शाह, इलाहाबाद की संधि बहादुर शाह जफर के। आगे देखिए मंगलौर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मंगलौर की संधि और मद्रास की संधि, ये आपको मैसूर युद्ध से संबंधित है। मंगलौर की संधि आपको मैसूर के द्वितीय युद्ध में हुआ था, मद्रास की संधि मैसूर युद्ध के प्रथम युद्ध में। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था।
सालाबाई की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं 43। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य में आरक्षित और अंतरित माने ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में आरक्षित विषय में माने जाते। कौन कौन आरक्षित विषय में आते थे ये आपको बताना है। तो न्याय प्रशासन आपको आरक्षित विषय में था, भू राजस्व आरक्षित विषय में था और पुलिस आपको आरक्षित विषय में था। तो ये तीनों 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो ये अंतरित विषय में था। अंतरित विषय में स्थानीय स्वशासन था। इसमें आपको स्थानीय स्वशासन आता था, आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, ये सब आपको अंतरित विषय में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट। भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट के लेखक नहीं थे। ये इंडिपेंडेंट के आपका लेखक दामोदर विनायक कौन थे? इंडिपेंडेंट के बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, दामोदर विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। इंडिपेंडेंस के लेखक बीडी सावरकर थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। दादाभाई नौरोजी रफ्त गुप्तार, ये सब सही है। आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के लेखक बीडी सावरकर थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर आपको विचार करना है, आपको काल कर्म के अनुसार से सजाना है। तो देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन 1905। अगर एक चीज भी इस सब में अगर याद रहता है तो आपका सारा सही हो सकता है। अगर लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो आपको 1899 से 1905 तक थे। 1800। लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 1910 से 1916। आपको चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो आपका ये 1919 से संबंधित है। तो 1916 से 1920। आपको लॉर्ड इरविन की बात करते हैं तो ये आपको 1926 से 1931। तो सजा लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा 1 लॉर्ड कर्जन, उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग 1, 3, उसके बाद ये हो जाएगा 1916 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए निम्नलिखित युग्मों से विचार करना है आपको। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, ये आपका सही है। आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये भी सही है। आपको मद्रास महाजन सभा के संस्थापक ये नहीं होंगे। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक आपको ये नहीं होंगे। आपको मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर थे। मद्रास महासभा के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 गलत है। विचार करना, देख लेते हैं उपयुक्त में कौन सा सुमेलित है। तो 1 और 3 सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अवतल दर्पण, अब यहां से साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किस ओर होता है? तो वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में आपको अवतल के सम्मुख होता है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हमेशा इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको परावर्तक से हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात है, किस एंजाइम की क्रिया पेट में हाइड्रोलिक अम्ल के द्वारा सुगम बनाया जाता है? किस
किसके द्वारा पेट में हाइड्रोलिक अम्ल की प्रक्रिया द्वारा सुगम बनाया जाता है, तो आपको ट्रिप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको पचाने में ये आपका अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय से ये निकलता है। अगर हम पेप्सिन की बात करते हैं तो ये भी आपको अमाशय, अमाशय से निकलता है। लाइपेज की बात करते हैं तो लाइपेज भी आपको अमाशय और अग्नाशय दोनों से निकलता है, अग्नाशय और अमाशय। एमाइलेज की अगर हम बात करते हैं तो एमाइलेज आपको मुंह के लार से निकलने वाला एंजाइम है। ये आपको प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, प्रोटीन को पचाने में सहायक हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, तो आपको केंद्रक हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। मतलब 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आपको पादप और जंतु कोशिका दोनों पाए। लवक आपको सिर्फ पौधों में पाया जाता है, सिर्फ पादप में पाया जाता है, लवक पादप में पाया जाता है। ये लवक आपको रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करने का काम करता है। आपको अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति पौधे को अस्थायित्व बनाता है, अस्थायित्व बनाने का काम करता है कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली एक तरह का झिल्ली होता है जो पदार्थ को छानने का काम करता है, अणु को छानकर आगे भेजने का काम करता है। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किसी द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। केंद्रक आपको केंद्रिका के बीच में होता है, केंद्रिका के बीच में पाया जाता है केंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सौर भट्ठों में ऊष्मा का उत्पन्न करने के लिए, सौर भट्टी में ऊष्मा को उत्पन्न करने, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े डैश का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण आपको सूर्य के प्रकाश को अवतल दर्पण का अगर प्रयोग होता है हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का अगर प्रयोग तो साइड मिरर में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का आपको चेहरा को देखने में, चेहरा देखने में, इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आपको अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपको उत्तल दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। चलिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 1। हेक्सेन एक अणु में हाइड्रोजन के डैश परमाणु होते हैं। हेक्सेन के आपको C6 और H 6 दूना 12 और 2 14 हो गया। तो ये आपको हेक्सेन का सूत्र हो गया। तो हेक्सेन में कितना हाइड्रोजन हो गया? 14। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको इस तरह से एल्केन बोला जाता है। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन एक होता है अल्कीन, इसका जो सूत्र होता है CnH2n। और एक होता है एल्काइन होता है CnH2n-2, CnH2n-2। 3 तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लें। मानव हृदय में अलिंद भित्ति एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ANF। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, जिम्नोस्पर्म में क्या उपस्थित होता है? जिम्नोस्पर्म में क्या उपस्थित होता है? तो आपको अंडाशय।
जिम्नोस्पर्म में क्या उपस्थित होता है? अंडाशय। 4 नंबर हो जाएगा। 54 देखते हैं, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो द्वारा दिया गया था। आइंस्टाइन आपको सापेक्षिता के सिद्धांत से है, सापेक्षिता के सिद्धांत से संबंधित है। आइंस्टाइन आपको न्यूटन आपको बल का नियम दिए थे, गति के नियम से संबंधित है। एडिसन आपको जानते हैं, ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे, विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे। 55 का देख लें, मरकरी सल्फाइड का सामान्य काम क्या है? मरकरी सल्फाइड का सामान्य काम क्या है? मरकरी सल्फाइड का सामान्य काम क्या है? तो ये मार्स गैस। सामान्य काम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेबीलोन। मरकरी सल्फाइड का सामान्य काम क्या है? बेबीलोन हो जाएगा। मार्स गैस ऑप्शन नंबर 4 से हो जाए। मार्स गैस की अगर हम बात करते हैं, ये आपको धान के खेत में मिलता है, धान के खेत में मिलेगा। मार्स गैस आपको गोबर में मिलता है, गोबर में प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 56 देख लेते हैं, एंगेलेसाइट किसका अयस्क है? एंगेलेसाइट किसका अयस्क है? आपको सीसा का अयस्क है। सीसा का एक और अयस्क है गैलेना भी सीसा का अयस्क है। एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम का है। यूरेनियम का आपको अयस्क पिंच ब्लेड आपको एल्युमिनियम का अयस्क मिलेगा। क्यूपराइट आपको तांबा का अयस्क मिलेगा। क्यूपराइट आपको तांबा का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सिनेप्स अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? सिनेप्स अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? और क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिगोटीन अर्धसूत्री विभाजन का चरण होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, पावो क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको मोर का वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक है। चार्ल्स का नियम किससे है? चार्ल्स का नियम कहता है आपको उष्मागतिकी से ये संबंधित है, उष्मागतिकी से संबंधित है। चार्ल्स का नियम आपको ऑप्शन नंबर 4 से V1 बटा में T1 बटा में V2 बटा में T2। मतलब जैसे जैसे तापमान जैसे बढ़ता है उसी तरह से आपका आयतन बढ़ता है। तापमान और आयतन, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यदि किसी द्रव का कांच गीला नहीं करता है तब इसका संपर्क कोण क्या होता है? अगर गीला नहीं करता है तो संपर्क कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। संपर्क कोण अगर हम A मानते हैं तो ये 90 डिग्री से अधिक होता है, तो आपको ये गीला नहीं होता है। अगर संपर्क कोण 90 डिग्री से कम होता है तो ये आपको गीला होगा और चिपकता है, चिपक करके गीला होगा और ये गीला नहीं होता है। ये गीला होता है और ये गीला नहीं होता है। 90 डिग्री से अधिक मतलब अधिक कोण रहेगा तो गीला नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो ये गीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 होता है, जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए पाया जाता है, तो कौन सा आरएनए जंतु में पाया जाता है? तो आरएनए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हो। अगर आरएनए की बात करते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो जाता है। टीआरएनए, ये एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलता है, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का बात करें, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं सही कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है। प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी सीमा कटी फटी होती है, एकदम से सही है। पश्चिम बंगाल की मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में मेघालय के कार्बी आंगलोंग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ये भी आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ, ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 आपको तीनों सही है। देख लेते हैं ऑप्शन में, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से
सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन में सभी। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा 0 माइल सेंटर निकटतम देशांतर स्थित है? 0 माइल के सेंटर के निकटतम देशांतर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। तो आपको 0 माइल, आपको अगर 0 माइल की बात करते हैं तो ये नागपुर में पड़ता है। नागपुर में 0 माइल जो अंग्रेजों के द्वारा 1909 में इसका स्थापना किया, 1907 में इसका स्थापना किया गया था 0 माइल का। ये नागपुर में है और इसके निकट में शहर आपको हैदराबाद मिल जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इसके जस्ट महाराष्ट्र, नागपुर आपको महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में आपको तेलंगाना पड़ेगा, उसी के सबसे नजदीक में आपको हैदराबाद मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 64 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी आपको मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, लक्ष्मण तीर्थ ये नहीं है, ये आपको कावेरी की सहायक नदी है। ये कावेरी की सहायक नदी है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर और हम बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी, मालप्रभा, घाट प्रभा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपको घाट प्रभा हो जाएगा, मालप्रभा हो जाएगा। और कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये महाबालेश्वर से निकलती है। महाबालेश्वर से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं और तो ये महाराष्ट्र से, महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 3 राज्यों में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 64। 65 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, चलिए आपको मिलान करना है। मैथन परियोजना आपको मिलेगा। मैथन परियोजना किस नदी पे है? तो आपको बराकर नदी पे। मैथन परियोजना बराकर नदी पे। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे। आपको टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे। इस तरह से आपको मिलान करना। 1 का 3, 2 का 4, 1, 3, 2, 4, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं, चंबल नदी के किनारे कोटा, सबसे बड़ा शहर कोटा, जहां पे 3 तरह से भी बिजली बनाया जाता है, कोटा हो जाएगा। चंबल नदी आपको यमुना की सहायक नदी है। यमुना में आके ये मिल जाती है। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलता है, जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में आके मिल जाती है। भागीरथी नदी आपको आगे चलकर गंगा नदी बन जाती है। यही आपको बराकर नदी की बात करते हैं तो ये दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी की अगर हम बात करते हैं तो चिनाब नदी आपको सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। 66 देख लेते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन नहीं है? समुद्री पतन नहीं है तो आपको हल्दिया आपको एक तरह से आपको नदी पर बना हुआ भारत का एकमात्र द्वीप, जो एकमात्र समुद्री पतन जो है नदी पे बना हुआ है वो हल्दिया है। आपको ये हुगली नदी पे बना हुआ है, हुगली नदी पे है। हुगली नदी पे आपको है ये कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पारादीप की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 67 की बात करते हैं। खट्टे फलों के कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? खट्टे फलों की कृषि किस के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फलों में भूमध्य सागरीय। इधर आपको मिलान करना है, चलिए मिलान करना है। ये ज्वालामुखी के प्रकार, गुंबदी शिल्ड ज्वालामुखी, गुंबदी शिल्ड ज्वालामुखी ये आपका हवाई में हो जाएगा। 3 मिस्र ज्वालामुखी तो आपको ये फिलीपींस हो जाएगा। ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ज्वालामुखी पूर्व बेसाल्ट क्षेत्र आपको ये भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का 3, 2 का 4, आगे देख लेते हैं। 1, 3, 2, 4 और 3 का 1, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है ये देखना।
चंद्र ग्रहण लाइट कट गया है, थोड़ा सा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 69 थे ना, चलिए आ गया है 69। कौन सा कथन सही है? चलिए लाइन कट गया था थोड़ा सा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, कभी होता है, कोई पूर्णिमा को होता है, कोई में नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आता है बीच में। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, ये सही है। दक्षिण अनियांत दौरान सूर्य के अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण में आपका जो पृथ्वी होता है बीच में आता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होता है, और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्रमा बीच में होता है, यही याद रखना है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होता है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70। महासागर के सतह पर किसी निश्चित स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों को घटित होने का समय अंतराल कितना होता है? दो ज्वार के बारे में पूछ रहा है। दो ज्वार के बीच में समय अंतराल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट। दो ज्वार के बीच समय अंतराल जो होता है 12 घंटा 26 मिनट का होता है। अगर हम भाटा की बात करते हैं, ज्वार और भाटा दोनों आता है, अगर हम भाटा की बात करते हैं तो दो ज्वार भाटा का अंतराल जो होता है 6 घंटा 13 मिनट का, 6 घंटा 13 मिनट का होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा। ज्वार भाटा आपको सूर्य और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 71 देखते हैं। निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है?
केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस में, निम्नलिखित में से है तो आपको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में आपको महिला साक्षरता दर सबसे अधिक होगा। आगे देख लेते हैं 72 में, निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम में है, असम में है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है असम में। तो आपको ब्रह्मपुत्रा नदी वहीं से जाती है, दिफलू नदी वहीं से जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 वहीं से जाती है, भारतीय रेलवे का पथ वहां नहीं है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे का पथ नहीं है। 73 देख लेते हैं, निम्नलिखित पोषण स्तर में उच्च पोषण पर पाए जाने के उपभोक्ता की संख्या घट जाती है, इसका प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आपको इसका प्रत्यक्ष कारण 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि का विचार का समर्थक नहीं था। सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं थे, तो आपको चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आपको सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। अगर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में है, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह हवाई, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये आपको बनारस में मिलेगा, ये बनारस में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीमा सुधार से संबंधित है। बीमा सुधार कौन सा समिति संबंध है, तो आपको मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति आपको बीमा सुधार से है। सच्चर समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये मुसलमान की स्थिति से संबंधित है, मुसलमान की स्थिति को समीक्षा के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। मुसलमान की स्थिति को जानने के लिए सच्चर समिति का गठन। जानकी रमन समिति आपको प्रतिभूति से संबंधित है, प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है, प्रतिभूति लेन से। अगर भंडारी समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रामीण बैंक से संबंधित है, ग्रामीण बैंक के स्थिति के सुधार के लिए गठन किया गया था, ग्रामीण बैंक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में, एक्जिम बैंक नहीं होगा, आईडीबीआई बैंक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, नबार्ड बैंक यही होगा। नबार्ड बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक के थे। इसको नबार्ड बैंक की स्थापना जो हुआ था 1800, नबार्ड बैंक की स्थापना 1888 ईस्वी में। नबार्ड बैंक की स्थापना आपको 1882 नबार्ड बैंक की स्थापना आपको 1888 नहीं होगा, 1882 नबार्ड बैंक की स्थापना 1882। इसे कृषि ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है, कृषि ग्रामीण विकास बैंक, कृषि ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। नई मुद्रा जो यूरो का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है। यूरो का जो प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यूरो आपको यूरोपीय हेलो चलिए बैटरी खत्म हो गया था। चलिए यूरोपीय देश की मुद्रा है। ये 1 जनवरी 1999 को इसका प्रारंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं
चलिए क्वेश्चन नंबर 78, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्ष आपको महानवोलिस थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये महानवोलिस आपको दूसरे पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भी ये इन्हीं के मॉडल पे आधारित था महानवोलिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की महानवोलिस पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो आपको हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय महानवोलिस मॉडल पे। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय किया जाता है? तो आपको पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ के सबसे अधिक आयात की मुद्रा व्यय किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस आयोग के संस्तुति पे किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आपको सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुआ था। मुंगेरी लाल आयोग का याद रखिएगा, मुंगेरी लाल आयोग आपको बिहार सरकार द्वारा गठन किया गया था। बिहार सरकार द्वारा गठन किया गया था मुंगेरी लाल आयोग। पुंछी आयोग आपको केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य के बीच संबंध से, और राजमन्नाड भी आपको केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य के बीच संबंध से, दोनों केंद्र राज्य के बीच। मुंगेरी लाल आयोग बिहार सरकार द्वारा गठन किया सरकारिया आयोग 1983 में। देख लेते हैं 82, राज्य विधानसभा मंडल में विधान परिषद के उपबंध में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सा कथन विधान परिषद के बारे में बोल रहा है? विधान परिषद में बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद एकदम से सही है। किसी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी आपका सही है। कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकाय के सत्ताओं से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये आपका सही नहीं है, ये गलत है। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य के निवास के स्नातक द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो बिहार, तेलंगाना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक 6 राज्य में है वर्तमान में। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, और एक राज्य में हो जाएगा, और एक राज्य में होगा आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश। 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 83 देख लेते हैं। परिवर्णीय शब्द CAATS निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अधिनियम विधान की निर्दिष्ट करता है? तो आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। 84 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान की सभा से कौन सा भारतीय संविधान में ली गई है? देख लेते हैं आगे ऑप्शन। भारतीय संविधान में कौन कौन सा लिया गया है, तो आगे देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित, ये भी लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है, ये जापान के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता सही है। संसदीय व्यवस्था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। कौन कौन सही है पूछा है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है, ये संवैधानिक निकाय है। ये अनुच्छेद 338 से संबंधित है। ये अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, ये आपको 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी 1993 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही हो जाएगा, केवल 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आम चुनाव के अल्पकालीन अध्यक्ष होता है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, अल्पकालीन अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर
स्पीकर बोला जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये संसद के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद के सदस्य द्वारा चुना जाता है। संसद के सदस्य द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है और ये प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में आपको अनुसूचित जाति के बारे में बताना है, कितनी सीटें हैं लोकसभा में। अनुसूचित मतलब एससी का सीट 84 मतलब 84 है, एससी का कितना 84। अगर एसटी की हम बात करते हैं, एसटी की सीटों की संख्या 47 है। दोनों मिला के 100 कितना 31, दोनों मिला के 131 सीट होता है एससी और एसटी। अगर एससी एसटी का अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद, अगर लोकसभा में 330, लोकसभा में 330, अगर यही विधानसभा में बात करते हैं, विधानसभा में एससी एसटी का जो अनुच्छेद होता है 332। अगर 331 की बात करते हैं तो आंग्ल भारतीय के लिए, आंग्ल इंडियन के लिए, आंग्ल इंडियन अनुच्छेद 331 संबंधित है। तो एसटी के लिए 84, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 88, किसे संसद द्वारा दोनों सदनों में बैठने की अनुमति है पर मत देने का अधिकार नहीं है? बैठने की अनुमति है, मत देने का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महान्यवादी। महान्यवादी की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं, महान्यवादी की नियुक्ति महान्यवादी की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको अनुच्छेद 76 के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के, इनको आपको न्यायाधीश की तरह, भारत के न्यायाधीश की योग्यता होना चाहिए, भारत के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए महान्यवादी का। चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सीजीए का नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति करते हैं। ये अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 और ये 324 चुनाव आयोग की नियुक्ति 324 के तहत होता है। ये 148 प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 89 की बात करते हैं, संविधान के केंद्र और राज्य के बीच में विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्य के बीच विधि निर्माण की सूची किस अनुसूची में है? तो ये आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। ये कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह का सूची का वर्णन किया गया है। 3 तरह का है आपको, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र सूची में आपको 100 विषय है, राज्य सूची में आपको 61 विषय है और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। इस तरह से हो जाए। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो भाषा से संबंधित है। भाषा आपको वर्तमान में 22 भाषा है, मूल संविधान में आपका 14 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा। अगर द्वितीय अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें आपको पदाधिकारी का वेतन से संबंधित है, पदाधिकारी का वेतन, पदाधिकारी का वेतन से संबंधित है। अगर प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र राज्य के सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, ये सब से संबंधित है प्रथम अनुसूची। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। 90 का देख लेते हैं, भारत के संविधान सभा में किस बार राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया है? तो राष्ट्रीय गान को आपको 1950 में 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया है। 91 का देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? धार्मिक एकरूपता, जाति की व्यवस्था की अनुपस्थिति, पूर्णतः शहरीकरण, ये तीनों नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आपको ग्रामीण और कृषि पर निर्भरता, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 92 देख लेते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार की प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? परिवार के सदस्य के बीच व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर जोर, केवल पीढ़ी का एक साथ रहना, कई पीढ़ियों को एक छत के नीचे, साझा संपत्ति और सामान्य रसोई के साथ रहना, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का देखते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए आपको यहां से रीजनिंग और मैथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 से। चलिए, एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह मेरे दादाजी की बहू है। रमन और एक महिला, रमन और महिला। रमन महिला का परिचय देते हुए, रमन एक महिला का परिचय देते हुए कहा वह मेरे दादाजी, रमन मतलब दादाजी, इनके पिता का पिता, पिता का पिता हो गए, ये दादाजी हो गए। मेरे दादाजी की बहू मतलब दादाजी की बहू मतलब इसकी पत्नी, इनके बेटा का पत्नी, बहू की बहू मतलब इसकी बहू, तो ये हो जाएगा इनके प्लस पत्नी हो जाएगा। तो रमन के ये क्या लगेंगे? पत्नी लगेंगे। बहू की बहू, रमन की पत्नी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से भागा दे रहे हैं तो आपको औसत में भी 2 से भागा दे दीजिए। 20 बटा में 2 कर दीजिए 10। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 10 हो जाएगा। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 15 दिसंबर 2000 को आपको शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 96 का देख लेते हैं। यदि इतना 11 से विभाजित हो तो f का न्यूनतम मान क्या होगा? 11 से विभाजित होने के लिए है आपको एक छोड़ के मतलब अल्टरनेटिव आपको जोड़ के बराबर कर लेना है। 3 + 1 + 8 + 5, 3 × 1 4, 4 और 8, 8 4 12, 12 5 17, एक 17 हो गया बराबर। इधर से अब जोड़ लेते हैं 7 प्लस में f प्लस में 2, तो 7 2 9 प्लस में f, 9 प्लस में f। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 8 8 9 8 17, तो 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 12 व्यक्ति 97 का देख लेते हैं, मैथ है। 12 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में एक काम का 1/4 हिस्सा करता है। 6 दिन में एक काम का 1/4। 12 व्यक्ति 6 दिन में काम का कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा कर रहा है। तो पूरा काम वो करेगा कितना दिन में? 6 चौक 24 दिन में। 12 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 12 गुना 24 पूरा काम हो जाएगा। आगे देख लें, अगले 6 दिन को काम पूरा करना है। यही पूरा काम को अगले 6 दिन में करने के लिए अतिरिक्त कितने व्यक्ति की आवश्यकता है? 12 व्यक्ति पहले से है, तो और कितना व्यक्ति चाहिए? तो देख लेते हैं पहले 6 दिन में कितना काम किया होगा। तो इतना पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम 1/4 काम हो गया है। 1/4 काम हो गया है। 12 गुना 24 का 1/4 काम हो गया है, तो कितना? 6 चौक 24, 12 छक 72 काम हो गया है। तब 24 गुना 12 पहले हम काम देख लेते हैं कितना है। तो ये हो जाएगा 8 और 4 और ये 24, ये हो जाएगा 8 और 8 और 2, 288 काम है, जिसमें से 76 काम 72 काम हो गया, 12 छक 72 काम हो गया। तो ये कितना बच गया? 6 और 1 और 2, 216 काम करना है। 216 काम को करना है कितना दिन में? 6 दिनों में करना है। 216 काम को 6 दिनों में करना है तो कितना व्यक्ति का जरूरत होगा? 6 तिया 18 और 6 छक 36, 36 व्यक्ति का जरूरत है, जिसमें से 12 व्यक्ति पहले से है। तो और कितना व्यक्ति का जरूरत है? 12 व्यक्ति पहले से, तो और कितना? 24 व्यक्ति का जरूरत है। 12 में से 24 घटा दी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुनील और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सुनील और शीला की आयु का अंतर कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। इधर कर लेते हैं। चलिए, सुनील और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले उनकी आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, मतलब एक की आयु 12, एक की आयु 4 गुना, मतलब एक का x तो एगो का 4x। देख लेते हैं, एगो का x अगर हम मानेंगे तो दूसरा की आयु कितना हो जाएगा? 4x, 4 गुना है। 9 वर्ष पहले की आयु, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से, ये 9 वर्ष पहले का है, तो अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 9 वर्ष जोड़ लेते हैं तो ये वर्तमान में आ जाएगा। 9 वर्ष पहले की आयु छोटी और वर्तमान में ये आ गया है दोनों। अब सुनील की आयु शीला की आयु का अंतर कितना? 12 वर्ष का है। तो ये दोनों का अंतर देख लेते हैं। 4x - 9 + 9 और माइनस x + 9, ये दोनों का अंतर कितना का है? 12 वर्ष का है। तो इसको अब सॉल्व कर लेना है।
चलिए 4x प्लस में 9 और माइनस से x और माइनस 9, ये माइनस से ये हो जाएगा ये 12, ये 4x में ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 9 तो ये कट गया इक्वल टू 12, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर अगर 4 है तो ये दोनों का आयु यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक का आयु 4 और 9, 9 4 13 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 9 25, 25 और 13, ऑप्शन नंबर 3, 25 वर्ष और 13 वर्ष। 29 को बाइनरी में लिखना है। बाइनरी में लिखने के लिए अगर 29 है तो इसको क्या करेंगे, 2 से पहले 2 से विभाजित कीजिए, अगर पूरा पूरा होगा तो 0, नहीं होगा तो आपका कितना 1 लिखा था, तो 14, पहले 14 से लगाएं, 14 ना 28, तो नहीं विभाजित हुआ तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 7 से करेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ 1 होगा और 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 1 1 1, नीचे से हमेशा लिखा था 3 को 1 0 1, 3 1 0 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर और विकर्ण 36 है, तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देख लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा। तो समचतुर्भुज अगर हम करेंगे तो ये आपका समचतुर्भुज हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, तो आपको एक भुजा दिया हुआ है, इसका भुजा चारों बराबर होता है, तो एक भुजा 30 दिया है तो इसका 30 30 चारों साइड में है। एक विकर्ण आपको 36 दिया है, अगर हम कोई एक विकर्ण मान ले ये विकर्ण का मान 36 मान रहे हैं तो ये 18 इधर और इधर 18, 36 हो गया। अगर ये मेरा 30 है और ये 36 है तो ये हम मालूम कर सकते हैं, इसका मान कितना होगा, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर इसका मान हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर अंडर में कितना, 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, जो कर्व निकालते हैं ना वही होता है, ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 900 और माइनस 18 का कितना स्क्वायर 324, इसको घटाएगा तो आपको आ जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 9 7 और ये हो जाएगा ये 8 8 में से 3 गया 5, 576, तो 576 किसका है, 24 का है, 24 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हटाएंगे तो 24, तो ये अगर मेरा 24 हो गया तो ये भी 24, 24 24 दूना 48, तब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 1/2 गुना 36, पहला विकर्ण कितना 36 और दूसरा विकर्ण 48, ये हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो 18, 18 गुना 48 कर लीजिए, देख लेते 8 8 64, ऑप्शन नंबर और लास्ट में जिसका 4 रहेगा, 4 एक ही के लास्ट में, चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, 1 से लेके 100, आप थोड़ा ज्यादा टाइमिंग लगा होगा, 1 घंटा 28 मिनट हो गया है, बीच में 1 2 बार लाइन भी कटा था, एक बार फिर माइक का बैटरी खत्म हुआ है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है। और 100 से 1 से लेके 100 तक का पूरा डिस्कशन हो चुका है, आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई कमी है तो उसको आप कमेंट में जरूर बताया करें कि हाँ ये चीज कमी है, उसका सुधार करने का जरूरत है, उस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।